नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। पहला पेपर जब आयोजित हो जाता है तो थोड़ा बर्डन हट जाता है। ट्रेंड वही है जो पहला पेपर आयोजित हुआ था ग्रुप ए का। सेकंड ग्रेड का पेपर सरल है, बशर्ते आप लोग थोड़ी आदत बदले। कम से कम 4 से 5 महीने हमारे साथ पढ़े, मैं इस पेपर को बहुत सरल बना दूंगा आपके। एटलीस्ट आप 100 में से 75-80 अटेंड करें, उनमें से 15 गलत भी हो जाए, काट पीट करके 65-60-65 सरल है, आप राजस्थान टॉप करेंगे। सीटों की संख्या आपके सब्जेक्ट में भले ही 50 हो, भले ही 500 हो, अगर इतना कर दिया तो मैं आपको एग्जाम टॉप कराऊंगा। उसके बावजूद भी अगर भरोसा नहीं तो आप दूसरी जगह से पढ़ सकते हैं। 2028-30 की भर्ती में वापस हमारे पास आ जाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि ट्रेंड देखो ये क्या मांग रहा है। आरपीएससी की थोड़ा नब्ज पकड़ना सेकंड ग्रेड के लिए। मैं सेकंड ग्रेड के मेरे सभी साथियों को एक हकीकत बताना चाहता हूं, मां सरस्वती को साक्षी मान के, कि ये जो चीजें है ना, ये 2022 में भी यही ट्रेंड था। यही आपका 2023 में जब पेपर 22 में जो निरस्त हो गया, तो उसके बाद 23 में वापस आयोजित हुआ था, तो उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने 500 प्रश्न करवाए थे, 5 पेपर सेकंड ग्रेड के। वो का वो ट्रेंड है ये महासागर और सीमावर्ती सागर। मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें ट्रेंड चेंज हुआ है क्या? अब थोड़ा तो तपाना पड़ेगा खुद को, और थोड़ी तपानी भी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा थोड़ा पढ़ने की आदत डाल दो। मैंने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह करी तो मैप बताकर भी बताए थे कि बांडा सागर है, बेरिंग सागर है, कहां है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक, ये प्रशांत अमेरिका और रशिया के बीच में प्रशांत महासागर के अंदर बेरिंग है, ठीक है। लेकिन यहां पर दिए गए ऑप्शन में अटलांटिक दिया हुआ है, तो धरते ही पहले क्वेश्चन के अंदर पहला ही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है, ये देखो। ये पिछले मैं जो 500 प्रश्न 2022 और 23 के करवाए थे, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, और मैंने वो पीडीएफ पढ़े थे। इन पूरे राजस्थान में अपने सबसे ज्यादा व्यूज थे पेपर सॉल्यूशन के अंदर लास्ट ईयर वाले, जो मैंने कहा हूबहू ट्रेंड रिपीट होगा, हूबहू ट्रेंड रिपीट होगा, 40% की चिंता छोड़ो। सच बताओ, मैंने कहा था ना, थंबनेल के ऊपर ऐसा ही नहीं लिखता था, तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आज हिंदी वाले बच्चों का पेपर था, हिंदी साहित्य वाले बच्चों का थानेदार में सिलेक्शन होने के 100% चांस है कि आप अभी जब 2026 की तैयारी करें तो हिंदी वाला जो पेपर है थानेदार वाला, वो अपने सेकंड पेपर हिंदी लिटरेचर से ग्रामर कवर करें, और फर्स्ट पेपर जो सेकंड ग्रेड का है वो का वो आप कहेंगे थानेदार के सेकंड पेपर जीके के अंदर है। तो अधिकांश जो थानेदार बनते हैं उनमें से आप देखोगे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होता है, फिर वो अपनी पसंद के अनुसार दोनों में से एक नौकरी चयन करते हैं। दोनों के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जीके प्लस हिंदी साहित्य 2026 के लिए सेकंड ग्रेड का और थानेदार का पेपर। तो मैं तो इतना कहूंगा कि बस जो बच्चे थानेदार बनना चाहते हैं वो हिंदी लिटरेचर वाले बच्चों की बहुत ज्यादा संभावना है थानेदार बनने की। राजस्थान में शाहनूर अली की हाल ही में उपलब्धि के बारे में आपको विचार करना है। शाहनूर अली, मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। 100 में से एटलीस्ट आप लोग 60-70 सही कर देवे, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यूनिक महीना भर पहले आगे सर तैयारी हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 2 महीने में तैयारी नहीं होती है। ये सुर्खियों में थे। कल वाला जो उमा वाला जो प्रश्न आया था उमा चौधरी का, वो भी करंट की पीडीएफ में पढ़ा हुआ। ये सारी चीजें देखो। शाहनूर अली की बात करें तो पहले में बी हो गया, दूसरे में है कि ये दोनों ही कथन इनके बारे में सही है। शाहनूर अली अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग के अंदर राष्ट्रीय तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग जिसे कहते हैं, फेंसिंग की इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अगली पारी के अंदर भी ऐसा प्रश्न आएगा जहां यह पूछा जाएगा एक खिलाड़ी के बारे में और कथन दे देंगे, तो थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी क्लास जो मैं लाऊं यूट्यूब पे देख लो, बहुत है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई थी। आपके यहां पर दोनों ही कथन सत्य हैं। दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। इसे एक सीख लो कि यहां पर जो जुलाई तक का करंट पूछा है, अगस्त तक का पूछा है, पेपर आपके 7 सितंबर को हो रहा है, इसका मतलब जुलाई पूरा आ रहा है, कुछ कुछ अगस्त के भी हो सकते हैं, आगे देखेंगे। तो 1 महीना छोड़ रही है आरपीएससी, आप याद रखिए 2026 के लिए। कल रात वाले प्रश्न आए तो वो ट्रेंड बता दिया था, उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर है। मैं कोई बोपा तो हूं नहीं, हाँ शिक्षा जगत में इसमें आरपीएससी का बोपा कह सकते हो आप मुझे, है ना, क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। उसके पीछे कारण भी है जी। उसके पीछे कारण यह है कि एक बार हमारे पास पेपर आ जाए तो फिर तो अगर हम 500 क्वेश्चन तैयार करें तो 500 में से तो 80 क्वेश्चन तो यूं मिला देवे, पर उतना टाइम मिलता नहीं है। फिर दूसरे दिन पेपर होता है, तुम लोग जल्दबाजी करते हो, इसलिए फटाफट ट्रेंड बता देता हूं। आज ट्रेंड का वीडियो नहीं बनाऊंगा, बल्कि ट्रेंड के साथ यह बता देता हूं कि ऐसे प्रश्न कल वापस आएंगे।
एक प्रो कबड्डी लीग जो आयोजित की गई, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में यहां पर दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि राजस्थान के 10 खिलाड़ी इस सीजन में मौजूद थे। आंकड़ा हमेशा सस्पेक्टेड होता है, आरपीएससी के पेपर में थोड़ा चयन करें समझ से। जयपुर पिंक पैंथर द्वारा 1 करोड़ 38 लाख में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। तो इसमें क्या दोनों ही कथन है वो आपके गलत हैं, दोनों ही कथन इसके संबंध में गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेपर लेंदी 2026 में भी आएगा, ये का ये ट्रेंड 2026 में रहने वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और कथनों का दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर आपको चयन करना है कि बर्टलैंड जो रिपोर्ट है वो 1987 में प्रकाशित हुई थी, बर्टलैंड की रिपोर्ट, और एजेंडा 21 जो है वो रियो शिखर सम्मेलन 1992 है, उससे संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। स्टॉकहोम सम्मेलन की थीम है वो सतत विकास नहीं थे, इनकी थी रियो वाले की। तो यहां पर ऑप्शन ए और बी इसमें सत्य है। तो पर्यावरणीय समस्याएं वगैरह वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा गहराई से कम 4-5 महीने, उससे ज्यादा पढ़ाई नहीं मांगती है ना, इतना ही उसका लेवल है कम से कम 4-5 महीने। अब ये पेपर तो कल ही पूछा गया था, ये प्रश्न कल वाले में भी पूछा गया था, सेम टू सेम। यहां देखिएगा, यहां हाँ जी आगे बात करें क्वेश्चन नंबर जो अपना 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अवरोही क्रम आपसे पूछ रहा है, देशों का कौन सा समूह 2025 में उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। अवरोही का मतलब है आपके ज्यादा से कम की ओर, ठीक है, ज्यादा से कम की ओर की अगर बात करें, इंडोनेशिया की जनसंख्या ज्यादा है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नाइजीरिया की आएगी। तो इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान। अब इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान आएगा, नाइजीरिया नहीं आएगा। सी ऑप्शन इसके अंदर सही है। ये सुमेलित करो, विश्व के किम्बरले का पठार वगैरह मैंने कल ही बताए थे आपको, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो महाद्वीपों की फोटोज जो बताई थी ना, उसकी मैंने आपको बात कही थी। उसमें कहा था कि आपका किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, तासिली का पठार एशिया, कटंगा अफ्रीका, बोलीविया पठार। ये फिजिकल मैप भी अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो उसमें हो जाता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो तासिली पठार, सी ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है। कल ये प्रश्न पछुआ हवाओं के बारे में पूछा था, आज डॉल्ड्रम के बारे में पूछ लिया। डॉल्ड्रम का मतलब होता है शांत पेटी। शांत हवाओं की जो पेटी होती है वो निम्न अक्षांशों पे पाई जाती है। निम्न अक्षांशों का मतलब होता है कि आपका भूमध्य रेखा के करीब, और भूमध्य रेखा के करीब का मतलब है आपके उत्तरी से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री आप इसको दक्षिण कहेंगे, बिल्कुल इक्वेटर के करीब 5 डिग्री उत्तर की ओर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर, और बीच में आ जाता है 0 डिग्री। तो ये जो शांत क्षेत्र है, कारण ये है कि यहाँ तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दबाव कम क्षेत्र है, तो शांत क्षेत्र होता है। दिए गए कथनों को आपको ढंग से पढ़ना है। 20 प्रश्न कठिन आए तो उसको देख के डरना नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, 5वां गोला भर दीजिए अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। एग्जाम से दौड़ से बाहर होना है तो उनको भी अटेम्प्ट करो, तो बाहर हो जाओगे। यही तरीका है असफलता और सफलता में। निम्नलिखित कथनों को आपको ध्यान से देखना है और दिए गए में आपको यह बताना है कि भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, मतलब यह हुआ कि जो हिमालय है, इस हिमालय क्षेत्र के अंदर सबसे पश्चिमी, पश्चिम मतलब ये, यहां पर है सिंधु, फिर है गंगा, और फिर है आपका ब्रह्मपुत्र का जो है 3 बड़ी नदियों में, तो सबसे पश्चिम तो सिंधु होती है। सिंधु नदी के बारे में कहा जा रहा है, बाकी तो कुछ देखो ही मत। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी पता है कि सिंधु नदी यहां होती है तो पता है। उसके अलावा बाखरचू जो है उस ग्लेशियर से ये निकलती है, नहीं आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पश्चिमी पूछा है, पश्चिमी दिशा का ज्ञान होना चाहिए, और इसे सिंगी खबान उपनाम से जाना जाता है। अगली पारी में पूछ लेंगे, ध्यान रखना। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए एक गॉर्ज का निर्माण बनाती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है आपका लेटेस्ट, उसकी हम बात करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, किसमें पश्चिम बंगाल के बाद में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है। मैंग्रोव या कच्छ वनस्पति, कल रात की क्लास में कहा था कि भाई कच्छ वनस्पति है वो आपके इंडिया में कहां पर पाई जाएगी। एक तो आपके यहां पर, एक आपके गुजरात क्षेत्र के अंदर पश्चिम बंगाल में,
तो ये मेजर क्षेत्र है। तो गुजरात आपका, पश्चिम बंगाल, इसके बाद में गुजरात का नंबर आता है। जो दलदली वनस्पति है उसे कहा गया है कच्छ वनस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है कि लद्दाख हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, ट्रांस हिमालय। करेवा वाला प्रश्न, कश्मीर हिमालय, करेवा वाला प्रश्न आपके पटवारी में भी पूछा था। कश्मीर में जहां केसर की खेती होती है वो करेवा मिट्टी वाला क्षेत्र है। K2 आपके ट्रांस हिमालय में है क्या? बिल्कुल सही है, ट्रांस हिमालय में है। पीर पंजाल की हम बात करें तो पीर पंजाल लद्दाख हिमालय के अंदर नहीं आता है ना। कल जा पीर दौला जो ट्रिक बताई थी उसमें मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो कुल्ला पहाड़ी वो आपके कुमाऊं उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर होगी। इस प्रकार से इसको याद रखो। अब ये प्रश्न तो आप ये बताओ, अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु का जो ऊपरी तट है वहां पर भारी वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर का मतलब है सर्दियों की बारिश। अब सर्दियों की बारिश में आपके इस क्षेत्र में जब बारिश होती है, प्रतीकात्मक मैप है, ये तमिलनाडु क्षेत्र है, लौटता हुआ मानसून इस प्रकार से जब बारिश करता है तो किस वजह से होती है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण या दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों के कारण। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर होगा पूर्वी अवदाब और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण। जब ये वापस ऊपर की ओर चला जाता है तो मानसून नीचे की ओर लौटेगा, हिंद महासागर की ओर। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? पूर्वी अवदाब और ITCZ जो है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो ITCZ होता है वो भाई ITCZ भारत के ऊपर बनता है जून के टाइम में, तभी लो प्रेशर आता है। और जब वो वापस अपने नानी के घर चला जाए तो मानसून लौट जाएगा, वो वापस तिब्बत की ओर चला जाएगा, तो सर्दियां आ जाएगी, सर्दियां आ जाएगी तो मानसून लौट जाएगा। ये कंसेप्ट परसों ही समझाए हुए हैं, कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसकी हम बात करें। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और नीचे कूट दिया गया है, ठीक है, नीचे कूट दिया गया। कोयला क्षेत्र और संबंधित राज्य बताए गए हैं। कोयला क्षेत्र की हम बात करें, कौन सा सही सुमेलित है? कोयला और पेट्रोलियम सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। सिर्फ 2 गूगल से अगर 2 फोटो डाउनलोड कर लो कि मेजर कोल फील्ड कोयला क्षेत्र इन इंडिया और मेजर ऑयल फील्ड इन इंडिया, आप 2 प्रश्न सही करके आओगे, 4 नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो ये तो 2 मैप से ही हो जाता। मैंने आपको 2 दिन पहले ही करवा दिया था ऐसा कि भाई ये पिछले साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसमें तलचर है वो आपका ओडिशा के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। तलचर आपका ओडिशा के अंदर है। झरिया झारखंड हो जाता है, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। कोरबा है छत्तीसगढ़ के अंदर जाता है, A और C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर B हो जाएगा। झरिया में तो पिछले 100-125 साल से आग लग रही है। पता नहीं किसने नशा करके होता ना, बीड़ी सिगरेट पी करके कुछ चिंगारी फेंकी होगी तो आग लग गई कोयला की खानों के अंदर। आज पिछले 100 साल से झरिया में आप अगर चप्पल पहन के चलो ना तो आपकी चप्पलें गल जाए। झरिया में अगर आप नंगे पैर चलो तो आपके चप्पल हैं वो गल जाए, इतनी गर्म जमीन हो चुकी है। झरिया वाला का तो मैंने शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको देखो। इसके लिए डीप स्टडी चाहिए होती है। एकदम से महीने भर पहले आओ लाडे की बुआ बने कि सर मैं तो सिलेक्शन ले लूंगा, पॉसिबल नहीं है। 4-5 महीने अगर पढ़ा हुआ है तो आराम से वो बंदा सिलेक्शन के लायक है। तो प्रति बूंद जो अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक गठन है। पानी की दक्षता बढ़ाने से संबंधित क्वेश्चन नंबर आपका सही बताया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है उसमें केवल A ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। केवल A यानी कि D ऑप्शन इसके अंदर राइट है। पानी की दक्षता सही तरीके से इस्तेमाल इसका, और ये डाटा गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है यह आर्थिक समीक्षा से बाहर गया ही नहीं है। आर्थिक समीक्षा से बाहर गया ही नहीं है। कह रहे हैं कि 2023-24 के अंदर भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में कौन से है? पेपर को इस तरह बहुत कठिन है तो बेटा राबड़ी पी के सो जाओ, ठीक है। आप लोगों के लिए एग्जाम है ही नहीं। कोई अगर बच्चा ऐसा कह रहा है, मैं कमेंट देख पा रहा हूं पेपर कठिन है, तो जब तैयारी का टाइम था ना उस समय तो मजे मार रहे थे, और जो बेचारे बच्चे पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में बैठ के उन्हें पेपर ठीक लग रहा है, ठीक है। हकीकत है, कड़वी सच्चाई है, स्वीकार कर लो। गुरु के शरण में आ जाओ, मां सरस्वती की शरण में, सब कुछ सही हो जाएगा। कठिन नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं की ऐसे बोलो ना। ये मैंने आर्थिक समीक्षा में करवाया हुआ है। अब व्यापार के अंदर विदेश व्यापार में पूछा है
कि शीर्ष 5 आयात गंतव्य, पहले तो इसका मतलब समझो, अगर एग्जाम निकालना है तो टॉप 5 आयात गंतव्य जहां से हम माल मंगवाते हैं, भेजते हैं वो तो निर्यात है, मंगवाते हैं उनमें टॉप में चाइना है सबसे पहले, क्योंकि जिसके साथ हमारा व्यापार जो घाटा है ना वो सबसे ज्यादा, चीन हमें खूब माल बेचता है, चीन खूब माल बेचता है हमें। तुम लोग भी हकीकत बता दो ये सही बात है या नहीं है। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं है, उसको पेपर बहुत कठिन लगेगा, और जिसने थोड़ी 3-4 महीने भी तपा ली ना वो कहेगा गुरुजी मजा आ गया। तो चीन सबसे ज्यादा माल हमें बेचता है, हम आयात करते हैं, फिर रशिया का नंबर आता है, चीन के बाद अमेरिका नहीं आता है, रशिया आएगा, फिर यूएई संयुक्त अरब अमीरात आएगा, फिर अमेरिका आएगा, और फिर सऊदी अरब आएगा। तो अवरोही क्रम में सबसे प्लस वाला पॉइंट है वो किसका है, चाइना का है, ज्यादा है और बाद में कम होता जाएगा दूसरों का। ये आरपीएससी है बेटा, आरपीएससी का पेपर तगड़ा है, इसमें भी मैं 90% के प्रूफ आज रात को दूंगा, एसएसटी प्लस जीके, एसएसटी वाले पेपर में भी और जीके वाले पेपर में भी, ठीक है। यहां देखिएगा भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संबंध में कौन सा कथन आपका दिए गए में से सही है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें देखिएगा कौन सा कथन सही है। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है, वेस्ट बंगाल में वहां पर जूट बहुत होती है, तो यहां पर जूट का सबसे प्रमुख उत्पादक है, और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर के मामले में ये सेकंड नंबर पर है। तो ऐसे प्रश्न थोड़े से रिस्की होते हैं, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो ये कथन सही है, जूट का मेजर उत्पादक है। कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, और इसमें वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 6% है। तो आरपीएससी कभी कभी गेम भी खेल सकती है, 6 का 5 भी कर सकती है। ये क्वेश्चन यहां पर सही है, 6% ही है, तो दोनों ही कथन इसमें सही है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा कौन सा स्थान है, तीसरा है। आज वाले पेपर को और कल वाले पेपर को पढ़ के चले जाना, कल इंग्लिश वालों का जिनका पेपर है, जीके के 200 प्रश्न पढ़ के चले जाना, 10 प्रश्न तो यूं ही रिपीट हो जाएंगे। पेपर का लेवल पूछो मेरे से तो वही कहूंगा 2022 में था, जो 2023 में था वही 2025 में है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने के लिए थीम आधारित जो सर्किट रेल के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रेल को आपके शुरू किया गया है, तो ये आपके शुरू किया गया भारत गौरव, है ना, पर्यटन के लिए भारत गौरव ट्रेन है, ये स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 17 है, अरे कल तो मुझे खुद बड़ा यूं, तुम लोगों ने देखा होगा मेरा फेस बड़ा डल लग रहा था, कारण ये था कि मैं नींद नहीं ले पाया पिछले 4-5 दिन से, इतना तुम लोगों का पेपर था तो मुझे चिंता हो गई थी, रात दिन लगा हुआ था। आज थोड़ा फ्रेश लग रहा हूं, तो कल रात को थोड़ी नींद ली थी इस वजह से, तो समझा करो मेरी हालत भी। तुम लोगों की परीक्षा नहीं होती, मैं तुम्हारे साथ साथ दौड़ता हूं, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा चिंता करते हैं ना वैसे। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी ज्यादा होगी, ये अब थोड़ा सेवा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2 गुना से भी ज्यादा है। अरे भाई हम तो निर्यात के लिए तो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, इतनी हमारी कैपेसिटी अभी डबल नहीं हुई है, तो ये डबल नहीं हुई है, ये कथन गलत है। दूर संचार और कंप्यूटर और सूचना सेवाओं का भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, विश्व का सबसे बड़ा नहीं है। भारत में दूर संचार की अगर बात करें तो भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है। इस प्रकार से दोनों ही कथन इसमें क्या है, गलत है। ये मैंने जो है आर्थिक समीक्षा से सीधा प्रश्न करवाया था, 4 दिन पहले ही करवा दिया था इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स तो बाहर नहीं जाने दूंगा, भले पेपर 2026 वाला भी क्यों ना हो, बाकी यूट्यूब से करा दूंगा, बाकी ऐप में पढ़ो पूरे साल। नोट्स बना लेना बैच के, दिसंबर जनवरी तक हम बैच कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नोट्स बनाओ फिर रिवीजन करो। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें 5 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, जिसे आपका परिषद में राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप कुछ भी ना पढ़े, अभी कुछ दिन के लिए वो पेपर पढ़े जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए, 5 पेपर लास्ट ईयर के और ये 4 पेपर आज के, इस साल 2025 के 9 पेपर अगर कोई बंदा कंठस्थ कर लेता व्याख्या सहित माइंड मैप के, तो उसे 2026 वाला पेपर आज ही दे दो, वो 40-50 तो यूं ही सही कर लेगा, ठीक है। तो पिछले पेपर टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हुए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखो वीडियो के नीचे है, प्लीज आपके भले के लिए कह रहा हूं, आप मेरे भाई बहन हैं, बहुत प्रिय है मुझे, तो वो पढ़ो, उसके साथ साथ बैच के नोट्स बनाओ, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 कह रहा है उसके संदर्भ में पहला कथन बिल्कुल राइट है, जिसे परिषद में राज्य सचिव के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 5 से अधिक जो है सदस्य नहीं होंगे, ये पिछली बार पूछा गया था। अब आगे बात करें, लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य है वो 4 वर्ष तक पद पर रहेगा, उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह बात गलत कही गई है, जिसमें केवल एक बात सही है। तो पिछली बार आया था सेम टू सेम, वापस व्याख्या सहित मैंने करवाए थे, तुम लोगों ने देखे थे मेरे पेपर, तो सॉल्यूशन करवाए थे ना मैंने, हो बहु छपेंगे, 40% की चिंता छोड़ो। ये मैं झूठ थोड़ी बोलूं, झूठ नहीं बोलता, छपते हैं, वापस आते हैं आरपीएससी के पेपर। तो 1935 के अधिनियम में और उसकी विषय के बारे में प्रश्न पूछा गया यह है कि सही कौन सा सुमेलित है, यह आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो भाग 8 है ना, भाग 8 है वो इससे संबंधित है, संघीय रेलवे प्राधिकरण से। भाग 10 की बात करें तो भारत में क्राउन सर्विसेज के बारे में है, और भाग 11 की बात करें तो ये आपके हो जाता है राज्य सचिव और उनके सलाहकार, और भाग 13 की बात करें तो वो हो जाता है संक्रमणकालीन। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है, ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ए है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लेंथी पेपर आएंगे उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से, जैसे जीके के पेपर में कट कटा के 60-65 हो रहे हैं तो मजे हैं, आनंद है, 55 भी हो रहे तो भी ठीक है, एटलीस्ट 50 प्लस तो करना ही चाहिए। निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अंबेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। अंबेडकर जी किसके अविश्वास प्रकट करते हैं, किसके बारे में अविश्वास प्रकट किया था अंबेडकर जी ने? तो अंबेडकर जी ने एक तो ग्राम स्तरीय जो पद सोपान है उसके ऊपर अविश्वास प्रकट किया था, और इसके साथ साथ इन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र कम्युनल के तो ये हमेशा खिलाफ रहे थे, आपको पता होना चाहिए। गांधी जी के साथ भी मतभेद इसी बात को लेकर हुआ था। उसके बाद में जो है सही उत्तर चयन करना है, नेतृत्व की पूजा के भी खिलाफ थे अविश्वास, और सामाजिक न्याय, समाज में तो पीड़ित वर्ग थे उनको तो वो न्याय दिलाना चाहते थे, सामाजिक जो इसमें अविश्वास प्रकट नहीं किया था, बाकी सब में किया था। इस प्रकार से ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है 20 में। क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है उसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सीधा कथन है, पहले प्रश्न पॉलिटी के बड़े दिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न आरएस प्री में भी आते हैं, ऐसे प्रश्न सब इंस्पेक्टर थानेदार के पेपर में भी आते हैं, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, फर्स्ट ग्रेड और आरएस प्री इक्वल लेवल पे चलते हैं पेपर के स्तर के मामले में। इससे कठिन पेपर पूरे राजस्थान में नहीं बनते हैं, ये कठिन नहीं है, ये थोड़ी डीप स्टडी मांगते हैं, 4 से 5 महीने बस, उससे ज्यादा नहीं। निम्न में से किस वाद में, कौन से वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा झुकाव रखने में मदद मिलेगी। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में और राज्य स्वामित्व के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी जब समाजवादी शब्द हमारे यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपका अच्छा प्रश्न है, इसके लिए काफी डीप स्टडी चाहिए होती है। एक्सेलवियर बनाम भारत संघ 1979, ये उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आपसे पूछ रहा है, थोड़ा लेंदी पेपर है, इस प्रश्न मतलब पेपर लेंदी नहीं, क्वेश्चन लेंदी है, कुछ पेपर भी लेंदी था। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है मूल अधिकार के संबंध में, ये आपसे पूछ रहा है। मूल अधिकार के बारे में ये कह रहा है कि भाग 3 का जो अनुच्छेद 15(1) है वो राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, ये शब्द मरवाता है हमेशा, है ना, कौन सा शब्द, केवल, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, केवल शब्द आ गया। यहां पर भाषा की बात कही गई है, भाषा आना चाहिए था, जो शब्द आया नहीं है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, इसका मतलब आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अनुच्छेद जो दिए गए कथन सही है, भाषा भी होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने धर्म भी दिया है, मूल वंश भी दिया है, जाति भी दिया है, लिंग भी दिया है, तो
इसके आधार पर यह कथन सही होना चाहिए। 15(5) जो है उसका उपभाग 5 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित प्रावधान करता है। तो ऑप्शन है वो आपका दिए गए में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर ये जो केवल वाला है ना, इसके बेस पे पहले को गलत करेंगे, दूसरे को सही करेंगे। ऑप्शन ए इसमें राइट है, केवल 2 भाषा वाला आना चाहिए था, उस बेस पे ये गलत होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको देख के जाएं, आराम से सॉल्यूशन होगा। ये डीप स्टडी मांगती है और रिवीजन के लिए लास्ट ईयर के पेपर्स देख लेंगे। उसके अलावा आज कुछ नहीं पढ़ना। इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों को कहूंगा, राष्ट्रपति चुनाव उसके संबंध में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत है वो सबसे कम था। किसके अंदर था? तो ये सिक्किम है, इसके अंदर जो सिक्किम का सबसे कम था। क्वेश्चन नंबर 14, अभी तो आप आंसर की देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम सेकंड ग्रेड होगा, उससे पहले मैं सभी की इतनी डिटेल व्याख्या टाइप करके आपको दूंगा कि आपके इससे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, हेल्प हो जाएगी। भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? दल पॉलिटिक इंडिया जो पॉलिटिकल साइंस है फर्स्ट पेपर के अंदर, उसमें आपका सुहास पलसीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दल प्रणाली की दूसरी प्रभुत्वकारी प्रणाली। क्वेश्चन 25 है, सीधा सा प्रश्न है, इसमें से देखिएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस वाद में यह उद्धृत किया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड क में वर्णित कर्तव्य के अनुसार है। मौलिक कर्तव्य जो आपके 4A के अंदर 51A उसके अंदर की बात हो रही है। तो ये भारत संघ बनाम नवीन जिंदलवाद जो है आपका 2004 का, उसमें कहा गया था। अच्छा प्रश्न है। केवल 11 मौलिक कर्तव्य नहीं पूछे जाएंगे आपसे, आपको उनसे संबंधित वाद वगैरह कई सारे अमेंडमेंट हैं वो याद रखने पड़ेंगे। अगला, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान 1972 पारित किया था? तो ग्रेच्युटी भुगतान वाला संविधान के हम बात करेंगे 42 अनुच्छेद के अनुसरण में। ग्रेच्युटी ये डीपीएसपी के अंदर शामिल है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी मतलब आप लोगों को ये मैं कहूंगा, ये प्रश्न मैंने कराया था। मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की विदेश नीति एसएसटी थी, उसमें कहा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यूट्यूब पर 2 दिन पहले कहा था। ये क्वेश्चन तो बड़ा शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो क्या लुक नहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदला था। तो 1990 के दशक को 2014 में चेंज किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो दिए गए में से कूट का सुमेलन करना है। ये 1 लाइनर एग्जाम नहीं है, ये 4th ग्रेड का एग्जाम नहीं है कि इसको हम फटाफट सॉल्व कर ले रहे। ये राजस्थान का सबसे अच्छा वाला पेपर है, इसको इज्जत दी जाए, इसको इज्जत बख्शी जाए, तभी इज्जत मिलेगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास में 2030 को एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन के अंदर ग्रहण किया था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके संबंध में कहा जा रहा है कि वो हमने 2015 में अपनाया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है, सभी देशों ने अपनाया था, भारत ने भी उसी समय अपनाया था। तो यहां पर 17 संपोषित विकास उद्देश्य है और 169 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो आपकी 17 है और उसके अंदर 169 लक्ष्य जो है इसका हिस्सा है। खुशी से रहे, ये एजेंडा का सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो ऑप्शन 1 और 2 है इसमें सही है, लास्ट वाला जो सिद्धांत है वो गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है मेरे भाई, तो एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अच्छे से पढ़ के जाएं, 2026 के लिए भी अच्छे से तैयार रखें, कल वाले पेपर वाले बच्चे भी इसको देख लेवे एक बार। श्रमिकों को सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानना है, श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानना है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित की गई थी।
लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापित की गई थी। ठीक है, देखो मेरे बताए हुए प्रश्न में मैं कहूंगा आरपीएससी 2 से 3 प्रश्न को डिलीट करेगी। आरपीएससी 2 से 3 प्रश्न को डिलीट करेगी, तो वही बात है, आप लोग जब आरपीएससी आंसर की बदले 2-3 का वेरिएशन देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है ना। मैं शेख ही नहीं बगरूंगा कि मेरी ही आंसर की सर्वोत्तम है, सबसे अंतिम है, आरपीएससी को भी मैं चैलेंज करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2-3 प्रश्न आरपीएससी डिलीट करेगी इनमें से। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में चित्रित किया था? कांति बाजपेयी। भारत की विदेश नीति में से प्रश्न आया है, कांति बाजपेयी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछ रहा है, लेंदी है ना, काफी लेंदी है। अब इसमें भी ऑप्शन देखे और वो जले पे नमक छिड़कने वाली बात होगी, कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आज के समय में हम कल्चर अपना रहे हैं एक दूसरे की, तो वो सांस्कृतिक कल्चरल जो वैश्वीकरण हो गया, आप किसी दूसरे की कल्चर अपना रहे हो, दैट इज आपको याद रखना है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। यहां पर वैश्वीकरण के संबंध में आपको विचार करना है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या है, उसके संबंध में कहा जा रहा है। ठीक है, तो 2 कथन दिए गए हैं सांस्कृतिक वैश्वीकरण के संबंध में, बताना है कि कौन सा सही है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के एक हिस्से में उत्पादित सूचनाएं, वस्तुएं और छवियां वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करती है और राष्ट्र, क्षेत्र और व्यक्तियों के बीच में सांस्कृतिक मतभेदों को समतल कर देती है ना। आज हम पश्चिम को अपना रहे हैं, पश्चिम उसको अपना रहे हैं, समतल कर देती है, सही है। हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समरूपता या सांस्कृतिक समतलीकरण और ध्रुवीकरण और विविधता दोनों उत्पन्न करती है। तो ध्रुवीकरण भी हो जाता है कई बार, तो दोनों कथन इसमें सत्य है। तो ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया हो रही है, कई बार एडॉप्शन जो है अपनाने में थोड़ा सा विभेद देखने को मिल सकता है, एक कठिन प्रक्रिया भी है। तो दोनों ही कथन सत्य है और सांस्कृतिक वैश्वीकरण की परिभाषा भी सही है। अब एक प्रश्न आपका, कौन सा संस्थान है जो आपका वर्ल्ड बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? तो वर्ल्ड बैंक समूह का जो हिस्सा नहीं है, एक बच्चा कह रहा है सर आपसे बात करनी है, तो कुमार विश्वास है कौन बेटा, 8955982723 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर देना, मैं जब फ्री होऊंगा तब देख लूंगा। यहां देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 पूछा जा रहा है, विश्व बैंक समूह का हिस्सा कौन सा नहीं है? अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक, विकास संघ है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है, ये वाला ISSTD नहीं है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो विवाद निपटान इसका नहीं है, तो बहुपक्षीय निवेश गारंटी है। तो इस प्रकार कौन सा हिस्सा नहीं है? सी इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 33, विकास के पैटर्न को समझने के लिए निम्न में से कौन सा एक तथ्य जरूरी नहीं है? विकास के पैटर्न को समझने के लिए कौन सा तथ्य जरूरी नहीं है? विकास उत्तेजना के द्वारा बढ़ता है, सही है। सभी व्यक्ति समान होते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल लिया। सभी, अगली पारियों के अंदर भी याद रखो, आरपीएससी पेपर को पास करना है तो याद रखो, केवल हो गया, सभी हो गया। कई बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब आ जाए तो सस्पेक्टेड होता है और उसके ऊपर नजर रखो कि वो गलत हो सकता है। तो यहां पर यही आंसर है, राइट है सीधा सा। सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करते हैं और विकास के प्रारंभिक आधार बड़े जटिल होते हैं। अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन है जो हमारे साइकोलॉजी वाले गुरुजी ने आपको पढ़ाया, तो उसके अनुसार मैं आपको आंसर की बता रहा हूं। पियाजे के सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्यय को समझते हैं, अपितु वे संभावनाओं और असंभावनाओं के विषय में गहन चिंतन में भी शामिल होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि औपचारिक क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 35 है, वो आपका कैरोल के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझ करके लागू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है उसको देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान जो लेबोरेटरी स्थापित की थी और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता बताया था, वो जॉन ड्यूई था। कौन था? जॉन ड्यूई। क्वेश्चन नंबर आपका 37, हार्दिक के देखो क्या कह रहा है कि हार्दिक को
गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है जो उसे भौतिकी फिजिक्स सीखने में मदद करता है। गणित से फिजिक्स सीख रहा है, कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है? गणित से फिजिक्स सीखने की बात कर रहा है। सीखने के इस स्थानांतरण को सबसे अच्छी तरह से किस में बताया गया है? आपका प्रणोत न्यूनता सिद्धांत 37 का बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 38 है वह यह है कि निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित को नहीं है? रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो सीखना एक रचनात्मक गतिविधि है, सही है। तो रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, तो ये इस प्रकार से आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है उसको देखिएगा। नैतिक विकास की हम बात करें, नैतिक विकास के क्षेत्र, आप मेरे पास अगर पेपर देकर आकर बैठे ग्रुप के अंदर, गुरुजी पेपर सॉल्यूशन करा दो, तो हम उसका डिस्कशन है। ये एक तीन चार क्वेश्चन में आरपीएससी में वेरिएशन पूरे राजस्थान की सभी कोचिंग संस्थानों में देखने को मिलेगा। ये हकीकत है और इसे मैं स्वीकार करता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा काम पड़ा ना ऑथेंटिक आंसर की वगैरह पूरी तैयार करना, वो आरपीएससी का काम है। 3-4 क्वेश्चन में तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। आप 98% आंसर की अभी मिलान कर लेना, 1-2% क्वेश्चन होंगे वो बाद में देख लेंगे, सही बात है ना। तो मेरा फर्ज है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 39, भ्रमित नहीं करूंगा आपको, मैक्सिमम एक्यूरेसी जो हम रख सकते हैं उसके साथ ये आंसर की है। नैतिक विकास के क्षेत्र यानी डोमेन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को कंट्रोल करने और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है सामाजिक परंपरागत तर्क कहा जाता है। सामाजिक परंपरागत तर्क कहा जाता है। 39 में 2 हो गया। 40 की बात करें, कह रहा है कि शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्न में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा है? स्मृति स्तर अधिगम है वो सबसे सरल है। बच्चे कमेंट करके सर 40% में दिक्कत हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है। पीछे के जो आज के 4 पेपर अभी 2026-25 वाले और 22-23 वाले 5 पेपर और पढ़ लीजिए, आराम से 40% आएंगे। मैं हेल्प करूंगा आपकी, अगर मेरे पास रहे तो आप लोग जुड़े तो मैं जरूर हेल्प करूंगा अगली बार 2026 के अंदर। प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकार किए गए इस व्यवहार को दूर करने के लिए वह एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 41 कह रहा है, यह उदात्तीकरण की रक्षात्मक युक्ति है। उदात्तीकरण की रक्षात्मक युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प है आपका ऑलपोर्ट के द्वारा? क्वेश्चन नंबर जो 42 है, ऑलपोर्ट के द्वारा आपका वर्गीकृत शील गुणों को दर्शाता है। तो शील गुणों को जो दिखाता है वो है आपका कॉर्डिनल, केंद्रीय और गौणशील गुण तक। देखो ये साइकोलॉजी के हो चाहे जीके के प्रश्न हो, लेंदी आ रहे हैं भाई, ठीक है। जैसा फर्स्ट ग्रेड में था, जैसा आरएस प्री में था, लेंदी तो अगली बार भी आएंगे। सर इससे बचने का रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि थोड़ी डीप स्टडी और ऐसी टेस्ट सीरीज जो हम आपके वीडियो कोर्स के साथ में फ्री में देते हैं उसकी प्रैक्टिस करें आप लोग। जॉन डी मेयर और पीटर सेलोव ने अपनी किताब संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक जो बुद्धि, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि के निम्न में से कौन से क्षेत्र दिए थे? संवेगात्मक बुद्धि के जो क्षेत्र दिए थे इसमें आपका परानुभूति और दूसरा है आपका अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका पूरे 100 आंसर दूंगा, चिंता मत करो, है ना। माइंड मैप में पूरी टीम है, चिंता न करें, मैं जिसका प्रतिनिधित्व करता हूं पूरी टीम के साथ में। गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्न में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान के अंदर कौन सा शामिल नहीं है कह रहा है? तो दक्षता इसके अंदर शामिल नहीं है। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद इसके अंदर शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 46, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कह रहा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन के लिए रिकॉर्ड किया जाता है।
सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हैं तो शिक्षक द्वारा उपयोग गई जो विशिष्ट प्रविधि है जो आपकी, वह है मस्तिष्क उद्वेलन। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा ऐसा तथ्य है जिसे कक्षा में अंतरवैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रभावी क्रियान्वयन है तो सावधानी की आवश्यकता है। तो सावधानी की आवश्यकता है संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना। इसमें आपको प्रभावी इंप्लीमेंट करने के टाइम में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता वो थोड़ी कठिन होती है, ऐसा हम आम है ना समझ सकते हैं इसको, बाकी तो आपने पढ़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के स्वनिर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक है। स्वनिर्णय और स्वायत्तता के लिए जो सहायक है उसमें से कौन सा विकल्प है वो आपका सहायक नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, विद्यार्थियों को विकल्प चुनने की अनुमति देना और उन्हें प्रोत्साहित करना, विकल्प चुनने की अनुमति, ये स्वायत्तता के अंदर सहायक नहीं है दिए गए प्रश्न के अनुसार। क्या होता है कि कई बार लास्ट आंसर है वो लास्ट में, सही आंसर है वो कई बार लास्ट में दिया जाता है। तो जो बच्चा है पढ़ते 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 आ रहा है ना, लास्ट में जाते जाते कई बार होता है उसकी परीक्षा ली जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को सोचे कि कई बार उत्तर लास्ट में भी छिपे होते हैं, तो आरपीएससी आपका टेस्ट ले रही है कि इसकी एकाग्रता कितनी तगड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो देखिएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है और व्यक्ति के कठिन कार्य करने का अनुभव कर सकता है, ये निपुणता हो गया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, निम्न में से कौन सा रुचि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, रुचि से संबंधित कौन सा नहीं है, रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, ये इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा आपकी उपचारात्मक तकनीक है, ऑप्शन दिए गए हैं इतने नीचे सारे। मनोविज्ञान के आंसर आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट करोगे कि सर मनोविज्ञान भी करवाई जाए, तो इस प्रकार से अब मैं ये जो आपका पेपर सॉल्यूशन है मात्र और मात्र 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, है ना, बहुत फास्ट। टीम हमारी बड़ी मेहनत के साथ में सारी चीज़ हमें प्रोवाइड करवाती है, एक एक चीज़ टीम का पूरा सहयोग रहता है ना, कोई आंसर गलत ना हो, पूरी कोशिश है हमारी। ठीक है, और फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर हो गया है, आई विल प्रोवाइड करेक्ट आंसर इन टेलीग्राम ग्रुप। 100 प्रश्न सारे राइट मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ये कॉमन डिस्कशन है गुरु शिष्य के बीच में, जो आपको 2026 में भी सफल बनाएगा और 2025 में जिन बच्चों ने मेहनत की उनका तो रिजल्ट पॉजिटिव आना ही है। हाँ, यहां देखिएगा, कई बार कम मेहनत में भी रिजल्ट आ जाता है, तो हिम्मत मत हारना जब तक पेपर ना हो जाए। उपचारात्मक तकनीक जो उपचारियों में सुधार के लिए उपयोग में की जाती है, तो 51 का आंसर सी हो जाएगा, ए सी डी बी इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 52 है, संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों और विचारों के पुनर्संचरित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि बौद्धिक घटक, बौद्धिक घटक हो जाएगा। ये क्या वापस क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, यहां देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से किस नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश से नहीं है, ये कह रहा है। तो आपका जो सोम है वो सोममाई जाखम है, तो वो अपने मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित, तो ये विशेष रूप से याद रखना, दक्षिणी राजस्थान। तो पार्वती, काली सिंध और माही है वो राजस्थान से नहीं होती है। ठीक है, जैसे माही मध्य प्रदेश से आ गई ऐसे। तो आपके वनों के संबंध में पूछा है कि 2023-24 की किस श्रेणी में वनों का कुल वन क्षेत्र का 50% है। भाई, रक्षित, अवर्गीकृत और आरक्षित 3 प्रकार की जो प्रशासनिक कैटेगरी है उसके अंदर कहा गया है कि जो रक्षित वन है ना, वो रक्षित वन है वो 50% से भी ज्यादा है टोटल वनों का। राज 3077 गेहूं की किस्म, जो कल रात को मैंने कहा था भाई ट्रेंड यही रहने वाला है, गेहूं की किस्म में राज 3077 आती है, 3077। अभी 2 महीने पहले पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था, ट्रेंड यही है, आगामी पारियों में भी किस्म पूछी जाएगी, रट लेना अपनी किताब, बढ़िया नोट्स। 56 के अंदर कहें तो रात को ही कहा था पशु की नस्ल आएगी, गौवंश आएगा, मतलब आना पड़ा। ठीक है, तो सिंधी और साहिवाल की हम बात करें तो राठी है, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है वो डी है, 56 का आंसर डी है, 56 का आंसर डी है। 57 की बात करें, दक्षिणी अरावली का जो शिखर है वो पूछा गया है। दक्षिणी अरावली का शिखर है कौन सा, एक दक्षिणी अरावली का शिखर है शायरा है, बैराज, तारागढ़, तारागढ़ मध्य अरावली का है, सर्वोच्च शिखर है तारागढ़ मध्य अरावली का, भानगढ़ बैराज आपके उत्तर के हो जाता है, शायरा दक्षिण का हो जाता है।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो BWHW के बाद में BSHW है वो अर्ध शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश है। 58 का बी है। शुष्क प्रदेश पूछे कल की पारी में, अगर आपको शुष्क पूछे तो BWHW करना, BWHW करना। BSHW है तो वो अर्ध शुष्क है, फिर AW है तो आर्द्र है, CWG है तो वो मैदान का है। सीधा सा प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न जो राजस्थान जीके के आगे देखो, कल रात को ही कहा था बिलों का वापस से पूछेंगे, आरपीएससी को पूछना पड़ा, इसलिए तो मैं कहता हूं कि भले पेपर लिफाफे में बंद हो, 18 घंटे दिन में मां की आराधना करता हूं, मुझे लिफाफे में बंद पेपर पहले ही दिख जाता है कि पेपर में प्रश्न ये आएगा। अब ये तो मां का आशीर्वाद है, मैं तो नाचीज हूं, मैं तो सब मां की आराधना से बताता हूं भाई, मेरी इतनी औकात नहीं। 59 की बात करें तो बिलों के गांव के समूह वाला ऑप्शन यहां गलत हो जाता है। गैर और नेजा बिलों के नौकलती है, बिल्कुल सही है। ग्रास या जनजाति का प्रमुख कोतवाल गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन याद रखिए, जनजातियों से संबंधित पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन 60 है वो आपका उद्योग जो इकाइयों से संबंधित पूछा गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है वो कपासन के अंदर नहीं है। कैप्स्टन मीटर है वो जयपुर का है। राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी के अंदर, और फर्टिलाइजर गड्डेपान गड्डेपान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर आपका नगरीय जनसंख्या का दशक के परिवर्तन पूछा गया है। सर्वाधिक 10 साल का नगरों के अंदर जो परसेंटेज में सबसे ज्यादा उछाल किसमें देखने को मिला? क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसमें आपका अलवर के अंदर दशक के परिवर्तन का परसेंटेज सबसे ज्यादा अलवर के अंदर देखने को मिला। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में साक्षरता की दर है वो 55 से भी कम थी? तो ये जालोर जिला है जहां पर आपकी लोएस्ट साक्षरता देखने को मिलती है। कई बार प्रश्न पूछा है महिलाओं के संबंध में, पुरुषों के संबंध में, फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, कूट का आपको चयन करना है। विग्रहराज राजा के बारे में पूछा गया है। अब ये ना पूछेंगे कि भाई इनके दरबारी सोमदेव थे, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, ये नहीं आएंगे प्रश्न। आरपीएससी के पेपर में यही आएगा कि विग्रहराज चतुर्थ है वो शैव मतावलंबी था, और पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज जो चतुर्थ है वो एकादशी के दिन, 11 के दिन है वो पशु वध है वो नहीं करता था। तो दिए गए में केवल बी ऑप्शन सही है, यहां पर यह ऑप्शन गलत हो जाता है। 63 में आपका 63 में 1 हो जाएगा जो बी ऑप्शन है। बैराट का कल भी पूछा था, आज भी पूछा गया है, बी से बैराट हो गया। बैराट की बात करें जो कोटपुतली बहरोड जिले में 41 जिलों के अनुसार जनसंख्या जो आपकी सभ्यता है, ये नहीं पूछेंगे कि भाई कौन से जिले में है, नए जिलों के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। बैराट के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। हुण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया है ऐसा उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री वैनच्वांग या वैनसांग ने अपनी यात्रा में बैराट का उल्लेख किया था। दोनों ही कथन इसमें सही है। इसके लिए थोड़ी डीप स्टडी 3-4 महीने, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। आपको पेपर बहुत सरल लगेगा जब आप 3 महीने भी पढ़ लोगे। निम्नलिखित कथनों को आपको ध्यान से बताना है अच्छे से स्टडी करके कि सही विकल्प कौन सा है। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया था, और बीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल जो उदयपुर वल्लभनगर की जो सभ्यता है उसका उत्खनन किया था। दोनों ही कथन है वो सही है। उत्खननकर्ताओं को पूछा है, ज्यादा कठिन नहीं पूछा है, बस फैक्चुअल चीजें याद होनी चाहिए थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अंदर कौन सा शामिल था? मानसिंह, जगन्नाथ कस्वा, सैयद हासिम बरहा, शालीवान। दोनों ऑप्शन नीचे वाले थोड़े से कठिन दिए हैं। 66 के अंदर जो है महाराणा प्रताप की सेना में आपका सैयद हासिम बरहा शामिल था। इसका मतलब थोड़ी डीप स्टडी, थोड़े डीप के फैक्ट आपको तैयार करके जाने ही पड़ेंगे आरपीएससी का अगर कोई इस लेवल का पेपर देना है तो। आरपीएससी तगड़े पेपर ही करवाती है, अधीनस्थ बोर्ड करवाता है लो लेवल के। तो क्वेश्चन 67 की बात करें तो कह रहा है कि आपके नसीराबाद अजमेर में प्रथम बॉम्बे कैवलरी है वो तैनात थी, है ना। 15वीं ये जो आपके कई बार पूछा जाता है, आपके नसीराबाद हो गया, अन्य जो नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा कहां पर कौन सी थी। नवीन राजस्थान का प्रकाशन है वो कौन से साल में हुआ था? सन पूछ लिया गया है 1922 में, जब इसको बार बार बंद किया जा रहा है तो 1922 में नवीन राजस्थान के नाम से निकला। 1298 ईस्वी के अंदर जालोर के कानरदे ने किन सेनानायकों के अधीन खिलजी की सेना को बुरी तरह से हराया था? तो कानरदे के किन सेनानायकों के, कानरदे के जो सेनानायक है आपसे पूछे गए हैं तो वो है, आप देखो कानरदे के सेनानायक नहीं है, कानरदे ने किन सेनानायकों के अधीन, खिलजी के वे कौन से सेनापति थे? उलुग खान और नुसरत खान, उलुग खान और नुसरत खान को हराया था। गुणचित्र के अंदर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 70 है, गुजरात अभियान जो अकबर ने आपका किया था 1573 ईस्वी में, निम्न में से किसे गुजरात अभियान के समय में राय सिंह का सहयोग इनको मिलता है? राय की उपाधि भी दी थी, और जो है आपकी
जागीरें भी दी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, आगे देखिएगा। 72 के अंदर निम्न में से बृहत्तर राजस्थान में शामिल होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा था बृहत्तर राजस्थान के अंदर? तो करौली का जो है क्षेत्रफल इस समय सबसे ज्यादा था, क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर डी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 73 है, ध्यान से देखिएगा। पाबूजी राठौड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों को आपको ध्यान से बताना है। पाबूजी के पास में केसर कालमी नाम की घोड़ी थी, ये कथन बिल्कुल सही है 73 के अंदर। और पाबूजी का जो विवाह है वो पुंगल की भाटी राजकुमारी के साथ में हुआ था, ये ऑप्शन इसमें गलत है। और देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 74 है, 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन है, जो आपका कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने रखा था? 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपके क्वेश्चन नंबर जो 74 है, इसमें मदन मोहन मालवीय जी ने रखा था 74 में ए। जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? तो अधीन जो अंदर की संस्था है वो पूछी जा रही है, तो ये आपके चिरंजी लाल मिश्र ने प्रोग्रेसिव पार्टी। तो सीधा सा प्रश्न प्रजामंडल से ना पूछ करके प्रजामंडल के अधीन जो और संस्थाएं वगैरह थी उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखो। चित्रकला की जो किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन सही है? राधा कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय था। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा है वो लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल है, तो पारदर्शी इसकी विशेषता। सीताराम, भवानीदास और कल्याण दास, ये प्रश्न है। तो दोनों तीनों ही कथन है वो आपका चित्रकला की शैली से संबंधित है, जहां पर चित्रकार भी सही है, पारदर्शी पहनावा और रूप सौंदर्य राधा कृष्ण, तो ये आपका नागरीदास के समय में। होली के अवसर पर जो नाण का आयोजन किया जाता है, होली के अवसर पर जो नाण का आयोजन है वो आपके सागौद के अंदर होता है, सागौद के अंदर। रामानंद कल पूछा गया था, आज वापस पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 78 है, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि संत पीपा के निवेदन पर रामानंद है वो आपके राजस्थान आए थे, तो इनके 12 चेलों के बारे में भी प्रश्न आता है। तो हम यहां बात करें तो एक ऑप्शन सही है, रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, सीमित समय तक सीमित क्षेत्र में दिखाई देता है रामानंदी संप्रदाय, जिसके बारे में कल रसिक संप्रदाय का प्रश्न पूछा गया था, अग्रदास जी जिसके संस्थापक थे। किसकी विशेषता? बारडोली मंदिर के जो है, कौन सी विशेषता? बारडोली जो चित्तौड़गढ़ के जो मंदिर है, बारडोली के संबंध में पूछा है कि बारडोली के मंदिर की विशेषता कौन सी नहीं है। अच्छा प्रश्न पूछा है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाए, अगर स्किप करना है तो कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कई सारी विशेषताएं इसमें दी जाती है। तो 79 जो क्वेश्चन है, इसकी विशेषता सादगी पूर्ण छतें है। अब ये नहीं कि सर इसको सही करने के लिए तो मैं पूरी किताब, ऑथेंटिक किताब पढ़ता जाऊंगा, फिर वो 40% कैसे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 78 के बाद में गुणियसी हो गया, गुणियसी 78 गुणियसी हो गया। 80, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा सही सुमेलित नहीं है साहित्य ग्रंथ? बुद्धि विलास बखतराम साय का है, भीम विलास, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बी इसके अंदर गलत हो जाता है। विजय विलास बिशन सिंह का है, राजविलास कवि मान का है, कल वाली पारी में भी पूछा गया था। अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानो जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 मौकों पर की गई थी, तो ये कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं एम चेन्ना रेड्डी हो जाते हैं। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा की गई थी। राज्यपाल को पहचानना है जिनमें आपका रघुकुल तिलक हो जाएगा इनके समय में। दुकुल है, अंशुल है, ये दुकुल है, अंशुल है, पट है, चीर पटोरी है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 83 है, ये आपके सब साड़ी के प्रकार हैं, और ये सीधा सीधा इस PYQ वाली रामबाण बुक आपके पास होनी चाहिए 2.0, सीधी PYQ हेल्प मिल जाएगी। राजस्थान रामबाण माइंड मैप की लेकर आ जाना, ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। दुकुल है, अंशुक है, वसन है, चीर पटोरी का भी आता है कई बार, चीर पटोरी क्या है, साड़ी का प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 84। क्वेश्चन नंबर आपका जो 84 है, 84 की बात करें
तो जैसलमेर के लोक संगीत में जो आपका ख्याल गाया जाता है, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, सिंपल ख्याल नहीं पूछ करके। जो मूमल महेंद्र की हम बात करें तो महेंद्रा की ख्याल, मूमल महेंद्र का संबंधित हो गया, तो महेंद्रा की ख्याल आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 85 है वो देखिएगा, यहां पर देखिएगा आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी पूछा है, तो इनमें जो शिवचरण जो माथुर है इनके समय में टीवी रमणन नहीं थे, बाकी सभी सही सुमेलित है, हरिदेव जोशी वगैरह। ये कठिन प्रश्न होता है थोड़ा सा, जहां सचिवों के नाम अमूमन इतना हम डेली लाइफ में नहीं पढ़ते हैं। देखिएगा यहां देखिएगा भाई, मुख्यमंत्री राज्यपाल तो तुम्हें पता होता है, लेकिन सचिवों के फिर नाम रटने बैठ जाओ, एक तो यही तरीका है। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में कौन दिए गए कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में अनुच्छेद 173 के अधीन योग्यताएं जो अहर्ताएं होनी चाहिए, और उनमें अनुच्छेद 190 के अधीन निरअहर्ताएं नहीं होनी चाहिए। तो अहर्ता और निहर्ता के बारे में बताया गया है, दोनों ही ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 86। 87 की बात करें तो यहां पर देखिएगा 87, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार है वो किसको सौंपा गया था, किसके पास था? मोहनलाल जी सुखाड़िया, सीएम पूर्व, उनके पास में 87 में डी। 88, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, प्रशासन और संस्थापन के लिए जो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष इसका होता है वो सरपंच होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में दिए गए, आरपीएससी के सदस्य के पद से हटाने के संबंध में कथन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर। तो कथन आपको पहचान करने हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच की जाती है और सकारात्मक रिपोर्ट के बाद किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। राइट बात है, राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकते हैं यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक और शारीरिक शैथिल्य के कारण वो अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, तो भी उसे हटा सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन दोनों ही इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग का एक प्रश्न आएगा ही आएगा। इसके संबंध में आपका गलत कथन कौन सा है? इनके पास में सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं, इनका अपना अन्वेषण दल होता है, ये राजस्थानी भाषा में भी परिवेदनाएं ग्रहण करता है। बहुत अच्छे अच्छे कथन दिए गए हैं। राजस्थानी भाषा जिसे अभी मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर बात करें, कई बार कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, जो बाजार में सब्जी के भाव नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कथन वाला दिया गया है 91 के अंदर, राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राजस्थान विधानसभा के जो सत्र है उनको आमंत्रित करने के संबंध में, आमंत्रित करने के संबंध में पूछा गया है। विधानसभा में सत्र आमंत्रण के संबंध में पहली बार में समझ में नहीं आएगा, 2 सेकंड 5 सेकंड का समय दो, विधानसभा सत्र के संबंध में आपको सारी चीजें पता चल रही है। यहां पर इसमें जो सत्र दिया गया है कि जब विधानसभा में किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए तो अध्यक्ष है वो आपका क्या करेगा कि प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल के द्वारा सभी की बैठक बुलाने के लिए नियत किया गया है, और वो राजपत्र में एक विज्ञप्ति, गजट में भी आपका एक विज्ञप्ति भी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ओके। फिर परंतु यदि सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाता, देखो अल्प सूचना वाला ऑप्शन है, तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो राज्यपाल निर्देशित करेगा। दोनों ही कथन इसमें सही है। ठीक है, बस 8 क्वेश्चन और है। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 92 है उसकी बात करें, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा की जो कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं, यह कथन गलत है। अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न अल्प सूचना के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते, यह भी कथन आपका गलत है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसके अंतर्गत राइट है। 92 में पॉलिटी के थोड़े कठिन ही आते हैं, थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो 93 है आपका, 93 कह रहा है
कि राजस्थान की समृद्ध जो लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था पुष्कर के अंदर। इसका शॉर्ट्स डाला था मैंने, ठीक है, ओके। तो सही बात है, पुष्कर में हुआ था और कैमिलेट स्पोर्ट्स फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित, दोनों ही कथन सही है भाई। पहली बार इसका आयोजन किया था। मदन सर ने आपका एक शॉर्ट्स भी डाला था और वो मेरा शॉर्ट्स बड़ा वायरल हुआ था। 5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा था, 5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा था ऊंट दौड़ वाला। और खुशी है कि आज पेपर में आ गया। 5 लाख बच्चों ने वो वीडियो देखा था जिसमें मैंने 1 मिनट में ये इंफॉर्मेशन दी थी। तो करंट अफेयर्स के भी कथन आपको याद करने, माने को नहीं? अरे वाह, माने को नहीं जने तो बस बात गलत है तो बताना तो पड़ेगा। अब हालांकि मैं प्रूफ तो 90 के दूंगा, लेकिन कई बार छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि मदन सर के जो शॉर्ट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है ना। शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंट दौड़ते हुए दिखाया गया है, ये लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने देखा है। 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स में एक और शानदार वाला फैक्ट ऐड कीजिएगा। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता का फर्स्ट एडिशन 6 जुलाई 2025 को पुष्कर अजमेर में आयोजित किया गया, जिसमें 8 राज्यों के 50 से ज्यादा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अब देखो पुष्कर अजमेर में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित रावत ने किया। अब इसका उद्घाटन इवेंट का आयोजन कैमलेट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के द्वारा किया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरा शॉर्ट्स आता है ना वो देख लिया करो, सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे कहीं। हालांकि मैं आज रात को आपको 90% तक के पूरे प्रूफ दूंगा। ये प्रूफ दिखाने की बात नहीं थी, ये था कि जो शॉर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 94, क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस है वो आपका कब और कहां मनाया गया? जयपुर के अंदर 29 जून को मनाया गया 94 बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखो। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया था। निम्नलिखित से किस गतिविधि को इस पहल का हिस्सा नहीं थी? ये सुजस में से आया हुआ प्रश्न है, सुजस छोड़नी नहीं है, मैं वापस से भी कराऊंगा आपको। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण इसका हिस्सा नहीं था। ये आपके बाकी कर्मचारियों के कर्मचारी मामला निपटारण, जल कनेक्शन, पशु टीकाकरण इसके अंदर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर जो 96 है रामाश्रय के संबंध में, रामाश्रय के बारे में कि 14 मार्च 2024 को बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार के लिए जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ और आपका रामाश्रय वार्ड में निजता सुनिश्चित करने के पर्दे 10 फाउलर बेड के लिए पर्दे लगे, 10 फाउलर बेड पुरुष और महिलाओं के लिए 5-5। ये आपके कहा, दोनों ही कथन इसमें सही है, बी ऑप्शन। 97 राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल, ये आपका बीकानेर के अंदर राजकीय बालिका सैनिक स्कूल की हम बात करें, रामी देवी रामनारायण राठी, ये स्कूल का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसके अंदर देखिएगा, 1 जुलाई से 10 जुलाई तक देहरादून में आयोजित ओपन कंपटीशन ANR इवेंट 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह, स्पोर्ट्स पर्सन का नाम याद रखो, सुखमन सिंह ने किस वर्ग में सेकंड स्थान आपका हासिल किया है? तो उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ मैन इंडिविजुअल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेंट करंट अफेयर्स कराया था? उसमें कहा था कि देखो किराए पर बाइक मिल रही है उदयपुर के संबंध में, ठीक है। वो जो करंट मैं कराता हूँ आपको थ्योरी वाली PDF पढ़ के चले जाओ, कोई भी एग्जाम हो 10 में से 9 के प्रूफ तो मैं दूंगा, ठीक है, आज रात को ही। गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC की मांगों की समीक्षा के लिए जून 2025 में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति का गठन किया गया था। उसमें शामिल कौन नहीं था? जोराराम जी कुमावत शामिल नहीं थे, बाकी जोगाराम पटेल थे, अविनाश गहलोत थे, जवाहर सिंह बेडम थे। अभी 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, आपको सटीक आंसर की हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा हो हल्ला करना नहीं है, अगले के लिए तैयार रहो और एक्सपेक्टेशन से बढ़िया ही मिलेगा। माँ सरस्वती की जिसने जितनी आराधना की है
जिसने मां सरस्वती की जितनी आराधना की है उससे 10% आपको ज्यादा ही मिलेगा। गुरु के हाथ से छूट गए तो फिर डूब जाओगे। माइंड मैप पे जिसको भरोसा है वो ये बैच ज्वाइन करके पढ़ते रहे। सेकंड ग्रेड के नए बैच 2026 के लिए स्टार्ट हो चुके, एक दिन की देरी किए बगैर जो रिदम आपका बना हुआ है उस रिदम का पालन करते हुए प्लीज पढ़ना शुरू करें। 6500 पद आपका वेट कर रहे हैं। इनमें लिमिटेड सीटें थी, जिन्होंने लॉन्ग टर्म से तैयारी की थी 4-6 महीने भी दिए थे, उनका सिलेक्शन वाजिब है, होना भी चाहिए। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, ट्रेंड वही है जो आ रहा है पिछले काफी टाइम से। थैंक यू। एंड आप सभी को एक हिदायत देना चाहूंगा, प्लीज पढ़ना शुरू करें, नहीं तो फिर उन बच्चों की तरह हमेशा कहोगे सर पेपर तो कठिन आया है, ट्रेंड बदल रहे हैं। आरपीएससी का ट्रेंड 2022, 23 और 25 का इक्वल ही है। तो आशीर्वाद सभी को, शुभकामनाएं आगे के लिए भी। आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा, जो पढ़ेगा वही जीतेगा। थैंक यू, धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।